पे यूजर हटाने के बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। इस तरह का कई जगह में बोला है। मैं इसमें साफ साफ कहना चाहता हूं, हम लोग सब हर किसी ना किसी राज्य से आते हैं। वी ऑल बिलोंग टू ईच एंड एवरी part of our country. We are together. We may belong to different states and union territories. We are all Indian. ये अथॉरिटी राज्य सरकार को हमने कैसे दिया? जो प्रॉपर्टी वक्त में यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहां बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज अब साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जिगर थाम के आप लोग सुनिए, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर हम लोग तर्क पे जाइए, पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वर्क क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुरक्षित करके ही आप वर्क क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वर्क क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वर्क उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वर्क क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथोराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं
कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो। 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है, ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा, जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा। आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी का संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से, अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारा देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में, आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिस यूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग, तो सोचिए अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में। आप कल्पना कीजिएगा अभी से। आप सोचिए, मैंने पिछली बार भी बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में, उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज
यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैं